नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव की तैयारियों ने राजनीतिक गतिविधियों को बेहद तेज कर दिया है। रायपुर दक्षिण की हम बात कर रहे हैं। रायपुर की दक्षिण विधानसभा, इस महत्वपूर्ण उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप स्वरूप देने में व्यस्त हो चुकी हैं। दोनों ही दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नज़र इस क्षेत्र पर टिकी हुई है, और हो भी क्यों ना साहब, क्योंकि ये एक तरीके से इस सीट को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अजेय अभेद्य किला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला रहा है। अभी तक यहाँ पर सेंध नहीं लगी है। लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। तो अब यह जो बात की जा रही है, जो बातें हो रही हैं, वह बड़ी इसलिए है क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि यह उपचुनाव भविष्य में प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। इतनी बड़ी बात हो रही है एक विधानसभा सीट के लिए जिस पर उपचुनाव होने हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दक्षिण के दावेदार कौन हो सकते हैं जिनकी सियासी गलियारों में तेज चर्चा है। वो हालांकि अपने खुले मुंह से या फिर खुले दिल से नहीं कह रहे हैं, लेकिन चूँकि हम पत्रकारिता में हैं तो सियासत के गलियारों पर हमारी भी नज़र होती है। चर्चाएं हम तक भी पहुंचती हैं, आप जैसे लोगों से भी पहुंचती हैं और बहुत से सूत्रों से भी पहुंचती हैं। ठीक है, अंतिम निर्णय पार्टी का होगा और जो पार्टी तय करेगी वही फाइनल होता है, वही अंतिम होता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि किन बातों की, किन चेहरों की, किन दावेदारों की चर्चा हो रही है इस वक्त। हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में कुछ फेरबदल हो जाए। बात करेंगे इस पर। पहले देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी के नेतृत्व ने इस उपचुनाव को लेकर गंभीर रणनीति तैयार की है। पार्टी ने पहले ही संभावित प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विकास, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता देने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त पार्टी ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सक्रिय करने की रणनीति अपनाई है ताकि चुनाव के दिन उनका प्रभावी प्रदर्शन हो सके। बीजेपी के 4 दावेदारों के नाम तय हो चुके हैं। नाम तय कर हाईकमान के पास दिल्ली भेज दिया है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जो नाम सामने आए हैं उनमें संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, गौरीशंकर अग्रवाल, केदार गुप्ता और सुनील सोनी हैं। इनमें बृजमोहन की पसंद पर मुहर लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी विधानसभा के चुनाव या उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने की एक प्रक्रिया है। उसी सिस्टम के तहत, जिस सिस्टम के तहत हमने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकटों का ऐलान किया था, वैसे ही प्रोसेस फॉलो होगा। हमारे वरिष्ठ नेतागण पैनल तय करेंगे, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वहाँ चुनाव किस कार्यकर्ता को लड़ना है। लेकिन कार्यकर्ता कोई भी हो, हमारा चुनाव का चिन्ह कमल का फूल है। जनता कमल के फूल पर अपनी मोहर लगा चुकी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है। उपचुनाव में भी बड़े अंतर से कांग्रेस का हारना तय है। कांग्रेस पार्टी भी इस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में क्षेत्रीय समस्याओं और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। पार्टी के नेता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी स्थानीय जनता की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए ठोस योजना प्रस्तुत करे। कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को एकजुट करके चुनावी माहौल को अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। कांग्रेस से मेयर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कांग्रेस के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल, सतनाम पनाग और सुमित दास के नामों की चर्चा है। आधिकारिक रूप से किसी ने अब तक लिखित में आवेदन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी में लगी हुई है। बूथ स्तर पर कमेटियों का निर्माण चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और बहुत सारे सर्वे करवाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए जा रहे हैं, नेताओं से सलाह मशविरा हो रही है। और निश्चित तौर पर जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो हमारे जो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा वो जनता के बीच में होगा। कांग्रेस का
हर कार्यकर्ता और हर नेता दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं और परिणाम निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में होगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की महत्ता केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह उपचुनाव दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण साबित हो सकता है जो आगामी निकाय चुनावों की दिशा को प्रभावित कर सकता है। दोनों दलों ने इस उपचुनाव को लेकर अपने अपने तरीके से पूरी तैयारी की है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टी न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो बात यही है, देखना होगा जनता किसे अपना समर्थन देती है, लेकिन उसके पहले बड़ी बात यह है कि किसे अपना समर्थन पार्टी देती है, मतलब पार्टी की तरफ से टिकट किसे मिलती है। जैसी कि चर्चा हो रही है, नाम आ रहे हैं सामने, जैसा मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया है, जो आपने देखा रिपोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी से जिन नामों की चर्चा हो रही है, देवजी भाई पटेल हैं, निर्विवादित नेता रहे हैं, स्वच्छ छवि रही है, 2 बार के मंडी अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। धरसींवा से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। उसके अलावा वो युवा काल से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री भी रहे हैं रायपुर जिले के। ये तमाम उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और भी नाम सामने आते हैं, संजय श्रीवास्तव का भी नाम है, क्योंकि उन्होंने भी लगातार सक्रिय राजनीति की है और अब महामंत्री हैं, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आरडीए के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ उनकी सक्रियता रही है, प्रवक्ता रहे हैं, मुखर रहे हैं, पार्टी की मुखर आवाज रहे हैं। गौरीशंकर अग्रवाल का भी एक नाम सामने आता है, क्योंकि देखिए जब बातें होती हैं तो ये पार्टी के कुछ निष्ठावान जो कार्यकर्ता, सभी निष्ठावान होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन एक तरीके के ऐसे जो कार्यकर्ता होते हैं, एक जो ऐसे नेता होते हैं, इस कद के नेता होते हैं, तो उनकी भी चर्चा है, क्योंकि उनका भी एक बड़ा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वो आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के एक कोर कैडर में भी रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, जिला मंत्री रहे हैं, पार्षद रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में आरडीए के वो उपाध्यक्ष रहे हैं। उसके साथ ही साथ वे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही साथ और भी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। फिर और भी नामों की चर्चा होती है, सुभाष तिवारी जी भी हैं, उनके नाम की चर्चा होती है कि ये कहा जाता है कि वो बृजमोहन अग्रवाल के खास हैं, सक्रिय राजनीति में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। केदार गुप्ता, तेज तर्रार छवि, प्रखर प्रवक्ता और पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पिछली जब सरकार हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, और भी अलग अलग नाम हैं जो आ रहे हैं सामने। वैसे कांग्रेस से मैं बता दूं, एजाज ढेबर जो भी महापौर हैं, उनका नाम आ रहा है। कन्हैया अग्रवाल जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ, उनका भी नाम है। सन्नी अग्रवाल, सतनाम सिंह फनाग, ये तमाम नाम आ रहे हैं सामने। तो ठीक है, आप दोनों प्रवक्ता गण बताइएगा। पहले मैं तो आप लोगों का परिचय करवा दूँ, जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी से उनका परिचय करवा दूं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी स्वागत है आपका। सादिक अली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सादिक जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है, आप भी बताइएगा। तो जैसा मैं कह रहा हूं, जिन नामों का मैं जिक्र किया, दिनेश अग्रवाल जी आपसे शुरुआत करता हूं। सर आप भी बताइएगा, अंतर खाने में आप रहते हैं, अंदर खाने से क्या ऐसी कोई खबरें, कोई सुगबुगाहट, नाम ये कुछ आ रहे हैं आप लोगों को भी? क्योंकि आप जब अंदर बैठते होंगे तो फिर ठीक है, बाहर से ज़्यादा अंदर एक कमरे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा होती है, कभी कभी आप लोग भी उसका हिस्सा होते हैं। ये कुछ नाम सुनाई दे रहे हैं जो मैंने कहे? देखिए, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और शिक्षक दिवस की आप सबको बधाइयाँ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। नहीं सर, किसी एक चेहरे को तो आपको टिकट देना ही पड़ेगा सर। निसंदेह आपने जितने नाम बताए सब वरिष्ठ हैं, सबका पार्टी समय समय पर उपयोग करती है, सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता है, सत्ता के लिए नहीं चलता है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य करता है। ये पार्टी जब जिसको जहां उपयोग करना है निसंदेह करती है और पार्टी वहां से चुनाव लड़ती, कार्यकर्ता या व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है जी। तो आज जितने नाम की आपने चर्चा की है सभी वरिष्ठ नाम है। निसंदेह गौरीशंकर अग्रवाल जी बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता है, उनका पार्टी सम्मान करती है, देवजी पटेल जी का सम्मान करती है, संजय श्रीवास्तव जी हो, केदार कश्यप जी हो,
केदार गुप्ता जी हो, सभी का सम्मान करती है और पार्टी अपना अपना दायित्व तो सभी को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार समय समय पर देते रहती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और देखिएगा आप, हम सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को जो जीत सकता है, जो चुनाव में जिसके लिए जनता की डिमांड होगी पार्टी उसके चुनावी मैदान पर उतारेगी और जिसको जहां पार्टी को उनके कार्यों का लाभ लेना है, जिससे पार्टी ऊपर बढ़ेगी, वैसे व्यक्तियों को निसंदेह पार्टी समय समय पर उपयोग करके उनको ठीक है। कांग्रेस सादिक जी, कांग्रेस में क्या स्थिति है सर? जितने नाम लिए आपको, क्या वो सब सुनाई दे रहे हैं? दोहराऊं या फिर आपने सुना होगा? जी नमस्कार। जी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक प्रक्रिया को मानने वाली एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना एक संविधान है जो पूर्णतः लोकतांत्रिक संविधान है। पार्टी हाईकमान गहन विचार विमर्श कर रही है, विचार मंथन कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका होता है पार्टी में टिकट देने का। वैसे तो नाम बहुत सारे उभर के आ रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी वैसे सभी को जिम्मेदारी देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक सांगठनिक स्वरूप है जिसमें सबसे निचला स्तर बूथ स्तर कहलाता है। सादिक जी, इनमें से कुछ नाम आ रहा है क्या जो मैंने कहा था? जी जी, वही उसी पे आ रहा हूं मैं जी। अभी जितने नाम आपने गिनाए, जैसे कि एजाज ढेबर जी हो गए, प्रमोद दुबे जी हो गए और कन्हैया अग्रवाल जी हो गए, सन्नी अग्रवाल जी, ये पार्टी संगठन में कहीं ना कहीं अपना जो दावा है वो रखने, और दावा रखने का अधिकार तो सबको है। पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उनको अपनी दावेदारी करने का अधिकार सबको रहता है, लेकिन ये सब पार्टी के अपने संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सारे के सारे लोग बंधे हुए। जैसे कि मैं उसी पे आ रहा था, हमारे यहाँ एक सांगठनिक ढांचा होता है। सबसे निचली इकाई जो होती है वो बूथ लेवल की होती है। बूथ लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उसके ऊपर सेक्टर के कार्यकर्ता होते हैं, उसके ऊपर जोन के कार्यकर्ता होते हैं, फिर ब्लॉक संगठन और फिर जिला संगठन। इसमें पार्टी इंटरनल सर्वे के माध्यम से कार्यकर्ताओं के उनकी अपनी क्या सोच है उनको लेकर के, और इसके अलावा विभिन्न जांच, मैं ये कहना चाहूंगा कि विभिन्न जो सर्वे एजेंसीज है उनके माध्यम से पार्टी सर्वे करा रही है। जिसपे भी पार्टी विश्वास करेगी उसको टिकट देगी। वैसे सारे विश्वसनीय हैं, सारे लोगों का अपना अपना एक पार्टी के अंदर में कार्य क्षेत्र है। पार्टी टाइम टाइम पे, समय समय पे इनको पार्टी के हितों के हिसाब से इनको कार्य सौंपती रहती है, कार्य का बंटवारा करते रहते हैं, और ये अपने कामों में उचित प्रभाव छोड़ते रहते हैं। आप सभी ने देखा, जैसे एजाज ढेबर जी, वे अपने रायपुर के मेयर हैं अभी, और बहुत अच्छे से रायपुर को सजाया संवारा और अच्छे से चला रहे हैं। उसी तरीके से सन्नी अग्रवाल जी इससे पहले निगम मंडल आयोग में थे और उन्होंने भी अपने दायित्व को बखूबी कर्मकांड मंडल के अध्यक्ष रहे हैं वो जी। भरोसा कर सकती है जी। पार्टी का अपना इनके किसी एक पे भरोसा करेगी और किसी एक को चुनाव लड़ेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, सारे पार्टी और कार्यकर्ता पंजा छाप के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप दोनों ने, जो मैंने नाम लिया था उसकी लगभग एक तरीके की पुष्टि की है, लेकिन बात वही है कि आपने ये कहा है कि जो पार्टी तय करेगी, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के अंतर्गत अगर ये आते हैं तो इन्हें टिकट दिया जाएगा। के शर्मा जी, जैसा कि ये सब कह रहे हैं, मैं जो नाम ले रहा हूँ, क्या आपको भी ये सब चर्चाओं में सुनाई दे रहे हैं, या फिर जैसा भारतीय जनता पार्टी चौंकाती आ रही है लगातार कि भाई चौंका दिया, ये इसको टिकट दे दिया, उसे मंत्री बना दिया, तो ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, या फिर अब ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को प्रयोग बहुत हो गया, अब मुख्य धारा पे, मुख्य राह पर आ जाए, उसी रास्ते पर? संजय भाई, आपने तो चौंकाने वाला नाम भी इसमें शामिल है। गौरीशंकर अग्रवाल आप चौंकाने वाला नाम है। विधानसभा अध्यक्ष रहे, कसडोल जाके चुनाव लड़े, लेकिन रायपुर में शहर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और यहाँ तक कि सबकी जानकारी होना चाहिए, एक आत्म परिसर जो भवन बना है, जो भाजपा कार्यालय, ये उन्हीं की देन है। तो संगठन स्तर पर उनका अपना एक वजूद रहा है। लकीराम अग्रवाल के साथ काम करके यदि किसी और का नाम आता है संगठन स्तर पर, तो गौरीशंकर अग्रवाल। दूसरी चीज, जो जितने नाम ले रहे हैं, ये इनके लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है कि जैसे सुनील सोनी का नाम एक कहा जा रहा है कि सांसद रहे, क्या अदला बदली की स्थिति बनेगी? बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा भेज के सुनील सोनी को कर दिया जाए। उसके साथ ही तमाम नाम जो ले रहे हैं उसमें कई वरिष्ठ पार्षद हैं जो लगातार
वहां से जीतते आ रहे हैं अपने अपने वार्डों के, एक उनकी पकड़ रही कहा जा सकता है। जैसे आपने संजय का नाम लिया, मनोज का नाम लिया है, या मृत्युंजय का, या मिनल चौबे का, इस प्रकार से जो नाम है ये, इसके साथ ही साथ एक चौंकाने वाला नाम और चल रहा है चर्चा में। आप देखेंगे 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी कई जगह पे वो शामिल हुए। ये है मनोज शुक्ला, उनके पीए है लगातार इतने वर्षों से, तो एक नाम वो भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ अभी जो 2,59,000 के लगभग यहाँ पे मतदाता है, उसमें से जातिगत समीकरण देखेंगे, मुस्लिम मतदाताओं की यहाँ बाहुल्यता भी है, 35-40 हजार के लगभग यहाँ पे है। इतने ही साहू समाज के मतदाता है, और ब्राह्मण समाज का भी वर्चस्व है। शहर के हृदय स्थल में जो ब्राह्मण पारा है वो भी इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रमोद दुबे का नाम हर बार इसमें शामिल होता है। लेकिन पिछले समय भी टिकट नहीं मिला, और जितने नाम, चारों नाम आप लिए हैं, कन्हैया का नाम हो, एजाज का हो, प्रमोद का हो, या सन्नी का नाम, इन चारों को किनारे करके राम सुंदर दास को कांग्रेस ने टिकट दी थी। क्या सर्वे में नाम आया था? ये जो सर्वे की बात कहते हैं इसके लिए। लेकिन राम सुंदर दास जो बृजमोहन अग्रवाल के सामने एक छोटा कद साबित हो गए कहा जा सकता है। इसके पीछे एक कारण भाजपा के, कांग्रेस की ओर से देखेंगे तो एजाज ढेबर का साथ रहना क्या नुकसान हुआ, जिस तरह से माहौल बना कि कहा जाने लगा कि चारों सीटों में असर हुआ। जिस तरह से यार वहां पे देखोगे बैजनाथ पारा में घटना भी हुई थी, इन चुनाव के समय कोतवाली घेराव के लिए बृजमोहन अग्रवाल बैठ गए। ये राजनीति तो चलता है उसके लेकर के, लेकिन एजाज ढेबर निश्चित रूप से जो महापौर है, और जो उनके कार्यशैली बता रहे हैं कि क्षेत्रों में, वार्डों में उनका पकड़, और पिछले चुनाव में भी वो, मतलब 2023 में भी वो टिकट के दावेदार थे। और मुस्लिम समाज एक मान के चलिए कि कांग्रेस के कट्टर वोटर के रूप में अभी सामने आ रहे हैं, तो ये मतदाता जो 40,000 है, और लगभग इतने ही 35-40 हजार मुस्लिम मतदाता है, तो राम सुंदर दास को 41,544 वोट मिले थे टोटल। तो कहने का तात्पर्य, और बृजमोहन को 1,09,000 के अधिक मतदान, मतलब 67,000 से ज्यादा मतों से, यदि सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से जो बृजमोहन अग्रवाल जीते। भाजपा में टिकट के लिए तो तय मानिए कि बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का ही प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरेगा, क्योंकि उनकी एक अलग छवि रही है, हर घर से, हर व्यक्ति से एक, और उनके चुनाव लड़ने की अपनी अलग शैली रही। तो बृजमोहन के वो क्या चेहरा लोग प्रत्याशी में तलाश करेंगे, ये कहा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ आप अभी जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्येक, कांग्रेस भी क्या चौंकाने वाला नाम सामने ला सकता है कि जो नाम चल रहे, कन्हैया अग्रवाल देखेंगे लगातार जनता के बीच जुड़े हुए हैं, प्रमोद दुबे अपना सक्रियता उनका है, ये लोकसभा चुनाव कर चुके हैं, तमाम प्रकार के नेता है। लेकिन इसके इतर भी जिस तरह से रायपुर दक्षिण का अपना महत्व आपने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ स्तर पर एक नई यहाँ से पहल हो सकती है राजनीति के, तो ऐसी दशा में कांग्रेस कोई नया नाम ला सकता है। जी, दोनों ही पार्टियां कोई नया नाम ला सकती हैं। आपसे मैं जान लेता हूं दिनेश अग्रवाल जी, जैसा कि बातें हो रही थी, ठीक है, हम अभी दक्षिण की बात कर रहे थे, एक बात बताइएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर खाने में ये बात बड़ी गंभीरता से मैंने देखा था कि इस पर मंथन किया जा रहा है कि प्रत्याशी वही चुना जाए जो कि बृजमोहन अग्रवाल जी के पसंद का हो, बृजमोहन अग्रवाल के पसंद का हो, जिसके लिए बृजमोहन अग्रवाल निकलें, काम करें। निकलेंगे तो वो सबके लिए, क्योंकि पार्टी के वो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सांसद हैं, अभी ज़्यादा समय उनको दिल्ली में देना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ वो समय निकालेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी पसंद का ही हो, जो दावेदार हो, या फिर दावेदार कहिए जिसे टिकट दी जाए। दूसरी बात ये कर रहा हूँ मैं कि जब ये निगम और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, अभी मंत्रिमंडल में 2 पद अभी भी रिक्त हैं। रिक्त कहने का मतलब है कि 2 पद की अभी गुंजाइश है। जो आप जो जितने प्रतिशत तय हुए हैं 13%, उसमें 13 पद, 13 ऐसे आते हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री सहित 13 लोगों को कैबिनेट में रखा जाना चाहिए। ऐसे में 2 बचे हुए हैं, उन पर क्या संशय का वातावरण बना हुआ है? जैसा मैं देख रहा था उसमें से भी कुछ नाम चल रहे थे, मैं शर्मा जी से पूछूंगा, कुछ नाम चल रहे थे। तो एक प्रकार का देखिए जातीय संतुलन अगर साधना है, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति हम देखें, अग्रवाल समाज से एक व्यक्ति हमेशा रहा है, अब बृजमोहन अग्रवाल भी नहीं है, अमर अग्रवाल भी नहीं है, अग्रवाल समाज से कोई नहीं है। तो क्या ऐसे में इस समाज से किसी को साधा जा सकता है या फिर उसे वो जगह दी जा सकती है? दूसरी बात, देवजी भाई पटेल की भी एक बार चर्चा हो रही थी कि अगर उन्हें ये चुनाव लड़वाया जाता है और उसके बाद मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो उन्हें भी ये स्थान दिया जा सकता है। ऐसी कुछ चर्चा चल रही है दिनेश जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष की पसंद या फिर गौरी शंकर अग्रवाल जी को भी अग्रवाल समाज से अगर एडजस्ट करने की बात अगर हो रही हो, जैसा हालांकि के शर्मा जी बता रहे हैं, वो तो पितृ पुरुषों में गिने जाते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए,
तो ऐसे में क्या वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे नंबर 1, या फिर अगर लड़ते हैं तो उनकी भी गुंजाइश बनती है, वो मंत्रिमंडल में जाएंगे? देखिए, निसंदेह गौरीशंकर अग्रवाल जी एक ऐसे चेहरे हैं जिनका सभी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। जब पार्टी का स्थापना होना था तो गौरीशंकर अग्रवाल जी का निसंदेह बहुत ही मेहनत रहा है, पूरा प्रदेश उनको जानता है और उनका आशीर्वाद सदैव पार्टी को और संगठन को मिलते रहा है और हर कार्यकर्ता उनको अपना देव तुल्य मानता रहा है। वहीं मैं बात करूं, अगर देवजी भाई पटेल की बात करेंगे तो बेबाक है, जनता की आवाज़ उठाते हैं। वहीं मैं बात करूंगा केदार गुप्ता जी, संजय श्रीवास्तव जी, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने। तो पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और रही बात पार्टी, आप जिसको भी टिकट देगी, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की पसंद नहीं होगी, इसमें जनता की पसंद होगी। क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र होता है, हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम कमल छाप और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारा एक ही निशान होता है, कमल छाप। और निसंदेह पार्टी में हमारे जो कोर ग्रुप है सभी मंथन करके पूरे सर्वे करवा करके टिकट देते हैं। और रही बात, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि गौरीशंकर अग्रवाल जी ने एक आत्म परिचय का निर्माण किया, निसंदेह गौरीशंकर अग्रवाल जी की ने बहुत मेहनत की है, उनका सम्मान पार्टी समय समय पे करती है, देवजी भाई पटेल का सम्मान करती है, सभी का सम्मान करती है। लेकिन वरिष्ठों में अगर नाम बोलेंगे तो गौरीशंकर अग्रवाल जी वरिष्ठ हैं और उनका सम्मान बिल्कुल पार्टी करेगी, समय समय पे करेगी। लेकिन टिकट की बात आएगी तो पार्टी टिकट बहुत सोच समझ के और बहुत जिन का कर जहाँ जहाँ उपयोग करना है, पार्टी पूरा सोच विचार के उनका उपयोग करती है और सभी का उपयोग करेगी पार्टी, क्योंकि ये सभी निष्ठावान कार्य। ठीक है सादिक जी, जैसा आप सुन रहे हैं, जिन नामों की मैं, चलिए अब ये मैं रिवर्स कर लेता हूँ, जिन नामों की मैं चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कौन सा नाम आ जाए सर? कौन सा आपको प्रतिद्वंदी चाहिए? जैसा मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मैंने जितने नाम बताए, आप किसे चुनेंगे अगर आप पर चुनाव छोड़ा जाए? जो मैं नाम बता रहा हूँ, देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आंतरिक विषय है जी, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आंतरिक विषय है, उनका एक सिस्टम है, चलिए सर ऐसे ही बात कर लेते हैं, ऐसे ही बात कर लेते हैं, अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे? नहीं, देखिए, हम तो सीधी सी बात है, जो हमारे राज्य सरकार की जो नाकामी है, जो 8 महीने इनकी सरकार अभी होके चल रही है, उस पर आप देख सकते हैं रायपुर शहर का क्या हाल हो गया है। दिन दहाड़े गोली चल रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, आगजनी की भी घटनाएं हो गई, नाना प्रकार की घटनाएं आप 8 महीने में देख चुके हैं। यहां तक कि अभी बस स्टैंड में एक बुजुर्ग महिला का बलात्कार हो जाता है, उनका रेप हो जाता है दिन दहाड़े। इस तरीके से जो घटनाएं रायपुर शहर के अंदर घट रही है, राज्य सरकार की सीधा सीधा ये नाकामी। इसमें तो साहब ऐसा, अच्छा एक सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, अब जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी की ही हम बात कर लें, वो एक कद्दावर नेता थे और इसमें कोई शंका या संशय नहीं है, रायपुर दक्षिण के वो एक कद्दावर नेता थे और रायपुर दक्षिण को संभाल के रखे थे। लेकिन किस तरीके से इनकी आंतरिक गुटबाजी के चलते उनको साइडलाइन कर दिया गया, ये आप सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। विधायक थे, मंत्री थे, तब ये बात आप नहीं कहते थे सर? जब वो विधायक थे, मंत्री थे, तब ये बात आप नहीं कहते थे, तब आप कुछ और कहते थे। आप चले गए हैं तो ठीक है, मैंने भी सुना है कि राजनीति में बहुत सारी आती जाती रहती है, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से इनकी पार्टी में इनके अपने खुद के जो सीनियर जो लीडर हैं, जो कद्दावर नेता हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हैं, चाहे धर्मलाल, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ये कहीं ना कहीं से साइड लाइन करने की जो कोशिश कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक भी क्या नाराज हैं? निश्चित ही उनके नाराजगी का लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा इस बार। अच्छा। क्योंकि किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी को इस्तीफा दिलवाया गया, ये सर्वविदित है, पूरा राज्य जानता है। ठीक है, तो दिनेश जी, नाराजगी का लाभ मिलेगा क्या इनको? नाराजगी है बता रहे हैं सादिक जी, नाराजगी है क्या सर? इसका लाभ मिलने जाना है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी, नाराजगी तो कांग्रेस पार्टी में टीएस लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं सादिक जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं इनके पास आ रहा हूँ, टीएस बाबा, मोहन मरकाम,
भूपेश बघेल जी की लड़ाई पूरी जनता ने देखी है। 5 साल में इन्होंने कबाड़ की गाड़ी बना दी थी। इनकी लड़ाई की वजह से पूरा प्रदेश चकनाचूर हो गया था, अपराध का गढ़ और वो सब बना दिया था। और इनकी आज किया हुआ को आज हम भुगत रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इन्होंने बिगाड़ के चले गई थी। लेकिन बहुत हद तक कार्रवाई, इनके राज में कार्रवाई नहीं होती थी। आज अपराधी जेल में जा रहे हैं, कार्रवाई ऊपर कार्रवाई हो रही है। और निसंदेह मैं आपको बता देता हूं कि ये नाराजगी की बात करते हैं, नाराजगी तो इनकी होती है, सिर पटवल होती है सादिक जी के यहाँ। इनके नेता आपस में लड़ मर रहे हैं। भूपेश बघेल जी की बुराई टीएस बाबा कर रहे हैं, टीएस बाबा की लड़ाई भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। चलिए मैं चूंकि समय की बाध्यता है, मैं के शर्मा जी से थोड़ा संक्षेप में पूछ लेता हूँ। के शर्मा जी, जैसा कि ये बातें हो रही थी, आप ये क्या मानते हैं कि ये जो सीट का जो चुनाव होना है, उम्मीदवार का जो चुनाव होना है, वो सीधे बृजमोहन अग्रवाल के पसंद का होगा? क्या इसे वरीयता दी जाएगी? है उनका 8 बार विधायक रहे, उनका गढ़ जिसको कहते हैं, तो ये गढ़ भी है। मतलब रायपुर शहर 2008 में जब नया रायपुर परिसीमन हुआ, तब से रायपुर दक्षिण से लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक वो 4 दशक वोट होता है। दूसरी चीज, आप 2-3 विषय जो बोले थे उस पर कहना चाहूंगे कि आपने सादिक जी से कहा कि आपकी पसंद का भाजपा प्रत्याशी कौन। ये दक्षिण में चलता रहा है और ये जनता के बीच ये बात रहती थी कि जो कांग्रेस प्रत्याशी देता है वो बृजमोहन की पसंद का, मतलब यहाँ बृजमोहन की पसंद का भाजपा प्रत्याशी की बात कर रहे हो। इससे पहले तक कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा की पसंद का था, ये कहा जाता है। सर्वे की बात कहते हैं, सर्वे की बात कार्यकर्ता और आम लोगों के लिए रहता है। सर्वे के आधार पर क्या सरोज पांडे को कोरबा भेजा गया था? सर्वे के आधार पर क्या भूपेश बघेल राजनांदगांव गए थे? सर्वे के आधार पर देवेंद्र यादव क्या बिलासपुर गए थे? ये आम कार्यकर्ताओं के लिए है। अभी जितने दावेदार हैं सबको यहाँ पे वार्ड का प्रभारी बनाते, बूथ कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की ओर से। अब जितने बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं आप, उसमें मैं तो कहता हूँ ये चारों के नाम तो हमेशा से चले आ रहे। कांग्रेस क्या कोई बड़ा नाम लेके आएगी? जिस तरह से इस क्षेत्र में बात कही जा रही है, जो कानून व्यवस्था से लेकर देवजी पटेल की आप बात करें, एक लाइन कहना चाहूंगा, देवजी पटेल रायपुर से तरुण चटर्जी के सामने दावेदार थे। उनकी टिकट काट के कहा जा सकता है कि राजेश मुड़क को पहली टिकट मिली थी। अब राजेश मुड़क को जहां से टिकट मिली तो उनको कहां भेजा गया? धरसीवा भेजा गया और धरसीवा से लगातार वो जीतते रहे। लेकिन उनकी दावेदारी धरसीवा से बता रहे थे अभी दिनेश जी बता रहे थे कि धरसीवा से लगातार 3 बार जीते हैं और ये अभी तक का इतिहास है कि वहां पर लगातार 2 बार कोई नहीं जीता था देवजी भाई से पहले, ऐसा बता रहे थे दिनेश जी अभी। निश्चित रूप से देवजी भाई का कार्यशैली जो है कार्यकर्ताओं के बीच रख के संगठन में भी पहले काम किया। जैसे सुभाष तिवारी, देवजी पटेल, ये पुराने समय के एक खिलाड़ी है कहा जा सकता है राजनीति के। इन लोग भले उस तक यहाँ तक पहुंचे हैं, बृजमोहन के साथी है इन लोग सब। तो बृजमोहन का जो ग्रुप आप कह रहे हैं ये इसमें देवजी भी शामिल है, तो संजय श्रीवास्तव भी कह सकते हैं, या आप सुभाष तिवारी है। तमाम प्रकार के जितने हैं जो नाम आएगा उन्हीं में से ही होना है, चाहे सुनील सोनी की बात करें, तमाम लोग। अब बात आती है जो मुद्दों को लेकर के, तो इसको कांग्रेस कितना भुना पाएगी? ये जो आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, ये तमाम जैसे बस स्टैंड की घटना को लेकर के, लेकिन जो विकास उन्होंने किया है कॉलेज से लेकर सड़क को लेकर, बृजमोहन एक पहचान है रायपुर दक्षिण की। और उनका कद मुझे नहीं लगता कि किसी के टिकट काटने से या लोकसभा सदस्य बनाने से, टिकट कटने से उसकी मतलब टिकट कटने से महत्ता कम नहीं होने वाली सर, महत्ता कम नहीं होने वाली। कद कम नहीं हुआ है, वो अपने स्तर पे बने हुए हैं। पता नहीं भाजपा उसका कब क्या उपयोग करेगी, ये कहा जा सकता है। राजनीति में आप अपने जनता जन बल या जिसके साथ है वो नेता कभी कमजोर नहीं रह सकता, ये कहा जा सकता है। ठीक। तो विषय रोचक है सर, आगे भी बात हो सकती थी आप सभी के साथ, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, अनुमति नहीं दे पा रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, दिनेश अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साजिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ के शर्मा जी आप जुड़े, आपने बहुत बातें विस्तार से बताई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दक्षिण विधानसभा कितना महत्व रखती है, आज चर्चा से ये बात स्पष्ट होती है कि पूरे प्रदेश की निगाह इस सीट पर टिकी हुई है। वजह यही है कि इस सीट से वो चुनाव लड़ा करते थे जो प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक थे, या माना जाए कि वो उनके नाम ये रिकॉर्ड रहा है कि वो बड़े अंतर से, सर्वाधिक अंतर से चुनाव जीता करते थे, लगातार के भी जीता रहे थे। दक्षिण रायपुर का यह गढ़ बृजमोहन अग्रवाल की वजह से ही माना जाता है, ऐसा राजनीति के कहते हैं, राजनीति के जानकार, कि अभेद्य किला बना हुआ है अभी भी कांग्रेस के लिए।
अब उस पर तैयारी चल रही है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल पहुंच चुके हैं दिल्ली में। दिल्ली की संसद में अपनी आवाज़ उनकी गूंज रही है, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है। तो अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, इन्हीं मायनों में ये सीट बड़ा महत्व रखती है और इसीलिए तमाम राजनीतिज्ञों की, तमाम दलों की भी नज़र इस सीट पर टिकी हुई है और यहाँ पर जीत हार एक बार फिर प्रदेश में नया राजनीतिक समीकरण खड़ा कर सकती है, ऐसा भी जानकारों का, राजनीति के जानकारों का, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।